सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोलिजन पे, जिसमें एक बॉल है जो एक वेज के साथ स्ट्राइक करने वाला है। कोलिजन के जस्ट पहले इस बॉल की वेलोसिटी वर्टिकल है और वेलोसिटी v दिखा रखी है। और कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी v/2 हो जाती है और ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। साथ में ये भी दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपकी e है जो कि 9/16। और अब आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ वेज आफ्टर कोलिजन निकालना है, तो ऑब्वियसली वो v के टर्म्स में ही निकलेगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड बॉल निकालना है। और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड निकालना है। अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी का। अब कैसे आप सिस्टम को चूज करते हैं और वेरिएबल्स कम कर पाते हैं, बस यही सीखना है आपको इस क्वेश्चन में। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं उसको ही ड्रॉ कर लेता हूँ। सिचुएशन ये दिया हुआ है कि इसने ये वर्टिकल आ रहा है तो टकराएगा कहीं पे, और फिर टकराने के बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन का, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये v/2 से जा रहा होगा। ठीक है। और वेज ऑब्वियसली धक्के की वजह से क्या होगा, वेज पे एक इम्पल्स होगा या धक्का लगेगा, और ये अपना लेफ्ट की तरफ जाएगा विद सम वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। नाउ सिंस स्लिपिंग लेफ्ट की तरफ हो रही है, तो उस वेज के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो राइट की तरफ आएगा। और ये फ्रिक्शन को अगर मैं F1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 लिख रहा हूँ, तो ये फ्रिक्शन को मैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। अब सिंस नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब ये बॉल इस सरफेस से जाके स्ट्राइक करेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ बॉल को, जैसे मान लो कि ये बॉल जाके सरफेस से स्ट्राइक किया, तो फिर ऑब्वियसली इसके समझ में आना चाहिए कि इसके बॉल के पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, एक इधर है और एक इधर है। तो इस कंपोनेंट की वजह से, ये जो परपेंडिकुलर सरफेस कंपोनेंट है उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा इधर, और वही नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इधर भी लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इम्पल्सिव है, क्योंकि उसने सडन मोमेंटम का चेंज कॉज करना है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर इम्पल्सिव है तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड इमीडिएटली उस रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर का एक इम्पल्सिव रिएक्शन फोर्स देगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स इम्पल्सिव है, और अगर ये रिएक्शन फोर्स इम्पल्सिव है तो इम्पल्सिव फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो जाएगा। इसलिए ऐसे केसेस में जब नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव होता है तो ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स भी आपकी इम्पल्सिव हो जाती है। ठीक है। अब अगर बॉल के कोलिजन के वक्त की बात करते हैं, तो बॉल पे जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वही फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन रिवर्ट होके वेज पे भी लगेगा। तो बॉल और वेज के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है, आपका एक इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्सेस से कभी भी लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होती है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसकी वजह से चेंज हो रही है? वर्टिकल एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस की वजह से चेंज हो रही है। और वो कौन है? ग्राउंड जो रिएक्शन फोर्सेस दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, वो उनकी वजह से चेंज हो रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेस चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ एक्स एक्सिस चूज कर लिया, और वर्टिकली राइट ऊपर की तरफ वाई एक्सिस चूज कर लिया है। अब हम अगर इनको कंबाइंड मास सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे हम इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली जो बॉल के ऊपर फोर्स लगी है वो कौन सी है, या वेज के ऊपर कौन सी लगी है, बॉल ने कितनी लगाई है, वो उससे मतलब नहीं है। मुझे कंबाइंड मास सिस्टम के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस दिख रहे हैं, ये। तो मैं इसी की वजह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरी लगाऊंगा। ठीक है। आप ध्यान दे लो कि इनिशियली वाई डायरेक्शन का मोमेंटम था, फाइनली वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। और इनिशियली एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, एंड फाइनली सारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है। तो बस सारा खेल इसी का ही है। ठीक है। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ। सो फॉर कंबाइंड मास सिस्टम, फॉर कंबाइंड मास सिस्टम, J along x axis should be change in momentum along x axis। तो J along x axis कितनी आई है? J along x axis आएगी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n1, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, जो भी वो छोटा सा टाइम इंटरवल जितने दूर तक वो लोग कांटेक्ट में रहे होंगे उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो म्यू टाइम्स ऑफ n1 इंटू डेल्टा टी, ये हो गया इम्पल्स। अच्छा, ये इम्पल्स है राइट की तरफ, और चेंज इन मोमेंटम भी राइट की तरफ होनी चाहिए। तो दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ वेज और बॉल दोनों ही सेम दे रखा, तो मैं दोनों को ही m चूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा m इंटू v/2, ये हो गया बॉल के लिए, प्लस m इंटू माइनस ऑफ v1, ये लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये मैंने चूज किया था, देखो। ये हो गया फाइनल मोमेंटम, एंड माइनस ऑफ इनिशियल तो कुछ था ही नहीं, तो जीरो कर दिया। तो यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ n1 इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू आपको मिल गई है m इंटू v/2 माइनस ऑफ m इंटू v1 हो गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब अगर वाई डायरेक्शन के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखें, तो क्या इक्वेशन बनेगा आपके लिए? वाई डायरेक्शन में इंपल्स ऊपर की तरफ लगी थी, दैट वाज n1 इंटू डेल्टा टी। और इसके लिए मोमेंटम की चेंज कितनी आई है? फाइनल तो जीरो हो गया है।
और इनिशियली कितनी थी, नीचे की तरफ एमवी थी, तो माइनस ऑफ एमवी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से N1 डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट इज एम वी मिल गई है, आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को वापस से रीयूज कर लेते हैं। तो म्यू इंटू N1 डेल्टा टी की वैल्यू एम वी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी बाई टू माइनस ऑफ एम इंटू वी वन। एम गेट्स कैंसल्ड आउट, और यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू मिल गई है, दैट इज कमिंग आउट टू बी वी बाई टू माइनस ऑफ वी वन बाई वी हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट है जो हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए हमको वी वन निकालना पड़ेगा। अब वेज की वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, तो ये म्यू भी मिल जाएगा। अब वो वेज की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब हमें लॉ लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो दिया हुआ ही है, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन आप यूज करते हैं उसमें हमेशा इक्वेशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन यूज होती है। लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, जहां पे भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट होती है, जैसे ये बॉल टकराया, तो इस टकराने के लिए ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन के ही सारे कंपोनेंट्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स आप ब्रेक करो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो पहले यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये लाइन को खींचा मैंने, इस तरफ के कंपोनेंट मुझे चाहिए। अब ये एंगल 37 है, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ भी ऑब्वियसली 37 ही बनाएगा, तो ये एंगल भी आपका 37 डिग्री है। तो वेलोसिटी का जो इधर का कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.8 वी। 0.8 क्यों किया, क्योंकि 4/5 लिखेंगे, cos 37 इज 4/5, तो ये 0.8 भी आएगा। और इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये कंपोनेंट आएगा आपके लिए sin 37 मतलब 0.6, तो ये 0.6 भी आएगा। अब इसके इसी तरह से कोलिजन के बाद का भी सिचुएशन ब्रेक कर लेते हैं, एक पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल 37 है, तो यहाँ पे आएगा v/2 इंटू कॉस 37 मतलब 0.8, मतलब ये हो गया 0.4 v। और परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ कांटेक्ट आएगा v/2 इंटू 0.6, और ये हो जाएगा 0.3 v। वैसे ही वेज का भी आपको कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट ध्यान रखो यही है, तो इसके अलॉन्ग ही आपको कंपोनेंट ब्रेक करनी है। तो ये एंगल आपकी वापस से कितनी आएगी, ये आएगी 53 डिग्री। तो इधर का कंपोनेंट हो गया v1 इंटू कॉस 53। कॉस 53 अगेन ये आपका 0.6 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, दिस प्लस दिस, क्योंकि जस्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिवर्ट एंड ऐड हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 0.8 भी है। तो बस लिखते हैं अभी हम। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन should be equal to 9/16 times of velocity of approach। velocity of separation ये कितनी है हमारे लिए, 0.3v प्लस 0.6v1, 0.3v प्लस 0.6v1, and that should be equal to 9/16 times of velocity of approach which was 0.8v। अब एक बार हम काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, सब में डेसिमल हट जाएगा ये, और यहाँ से 3 का फैक्टर हटा देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 8 इधर 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 2v1 इज इक्वल टू 3/2v माइनस v, मतलब v/2, एंड देयरफॉर v1 की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज v/4 आ रही है। तो आपको वेज की वेलोसिटी मिल गई v/4 है। अब हम यहाँ से म्यू भी निकाल सकते हैं, ये जो म्यू था हमारा, ये म्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो देयरफॉर दिस म्यू बिकम्स v/2 माइनस ऑफ v/4 डिवाइडेड बाई v, एंड दैट बिकम्स 1/4 हो गई है, दैट्स इट। तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/4, और जो v1 हो गई वो v/4। अब हमें एक और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा था, तो हमने तो वेज और वेलोसिटी ऑफ वेज निकाल लिया, v/4 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड बॉल ये भी निकाल लिया, ये 1/4 आया है। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड। नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे, अच्छा नहीं नहीं, हमने उल्टा किया है, 1 मिनट। ये आपका निकला है 1/4 निकला है आपका बिटवीन वेज वेज एंड ग्राउंड निकला है। ठीक है, अभी हमको बॉल का निकालना है। ओके, अब बॉल को निकालने के लिए अब हम बॉल का मोशन एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो फॉर बॉल, सिर्फ बॉल के लिए बात कर रहे हैं। तो बॉल के लिए पहले आपने क्या देखा है, कोलिजन के पहले का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स था वो कैसा था, कुछ ऐसा था। ये 0.8 भी था, और ये 0.6 भी था, दिस वाज बिफोर कोलिजन। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन का अगर हम बात करें, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये वाले कंपोनेंट्स भी आपको पता चल चुके थे। ये था आपका 0.4 भी था, और ये आपका 0.6
3v था, राइट। अब अगर आप सरफेस पे देखते हैं बॉल को ध्यान से, तो आपको समझ में आता है कि ये वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स क्यों चेंज हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉल को थोड़ा सा बड़ा करके एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इस डायरेक्शन में एक इम्पल्स लगी होगी परपेंडिकुलर टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बॉल पे एक लगी होगी फोर्स, इसको हम एन डैश मान लेते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगी होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एफ डैश लिख लेते हैं और ये हो जाएगी म्यू डैश इंटू एन डैश हो जाएगा। तो अब एन डैश का जो इम्पल्स है एन डैश के लिए, तो हम लगा सकते हैं एन डैश इंटू डेल्टा टी, ये ऊपर की तरफ का इम्पल्स है मतलब परपेंडिकुलर टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट शुड बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल है आपका एम इंटू 0.3v माइनस ऑफ, अब 0.8 भी उल्टा तरफ है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ एम इंटू 0.8v, तो ये आ रही है आपके पास एम इंटू 1.1v आ रही है। ऑल्सो अगर मैं पैरेलल टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट अगर लगाऊं, तो म्यू डैश इंटू एन डैश इंटू डेल्टा टी, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स है और फाइनल इम्पल्स तो कम है तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हैं, तो एम इंटू 0.6v माइनस ऑफ एम इंटू 0.4v। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे करना चाहते थे, यहाँ पे 0.4v और यहाँ पे 0.6v बाद में लिखना चाहते थे, मतलब अगर ऐसा लिखते आप एम इंटू 0.4v माइनस ऑफ एम इंटू 0.6v, तो उस केस में आपको यहाँ पे माइनस डालना पड़ता क्योंकि ये दोनों ही मोमेंटम नीचे की तरफ है और आपका फ्रिक्शन क्या है ऊपर की तरफ है। तो आप अगर नीचे के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव चूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये इम्पल्स क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने वो नेगेटिव नहीं लिखा था क्योंकि मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स लिया था, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं म्यू डैश निकालना चाहता हूँ तो म्यू डैश इंटू एन डेल्टा टी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एम इंटू 1.1 भी है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 6 और 4 10, ये कितना हो गया पॉइंट, नहीं 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 यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये आपका 0.6 लिख दिया, ये तो 0.8 है, ना 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 यहाँ तो ठीक है, ये तो ना ना ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 0.2 MV आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एम वी कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू डैश की वैल्यू आपको मिल गई है 2/11, दैट्स इट। तो ये आपको म्यू डैश भी मिल चुका है यहाँ से, सो दिस म्यू डैश इज कमिंग आउट टू बी, ये आई है आपकी 2/11 आई है, दैट्स द आंसर। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट।